हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लिथोस्फेयर है वो कई प्लेट्स में टूट जाता है और उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट्स हैं तो उनके नीचे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं। इस तरीके से अलग अलग प्लेट्स पर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो इन प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है, कोई भी चेंज होता है सरफेस में, तो क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मैनर में मूव करना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है यहाँ पर समझने के लिए कि जो फोर्सेस इंटीरियर एक्ट करते हैं, यानी अंदर की तरफ से जो फोर्स लगती है अर्थ के, उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस यानी आंतरिक बल। और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी बाह्य बल। ठीक है। सडनली जो मूवमेंट होता है अर्थक्वेक का या वॉल्केनो का, उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस होता है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी कि उसमें चटक पड़ने लगती है। और जब वॉल्केनो होता है वो जब फटता है या खुलता है तो क्या होता है, जो मोल्टन मटेरियल होता है, जो पिघला हुआ मटेरियल होता है अंदर वॉल्केनो के, वो सब सडनली बाहर आना शुरू हो जाता है। जब अर्थ की प्लेट्स में वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, जब क्या होता है अर्थ की प्लेट्स में जो प्लेट्स होती है उसमें कंपन होता है यानी वाइब्रेशन होता है, तो उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। एंड द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्टेड इज कॉल्ड फोकस। और प्लेट जो क्रस्ट है जहाँ पर ये मूवमेंट शुरू होता है, जैसे मान लीजिए ये एक क्रस्ट वाला एरिया है और यहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुआ है, तो इसको हम क्रस्ट के ऊपर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और जहाँ से ये शुरू होता है उसको फोकस बोलते हैं। और सरफेस के ऊपर यानी जो हमारी जो क्रस्ट है, जैसे कि यहाँ पर फोकस था, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यानी यहाँ पर जो ये इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट आएगा, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है। तो जो एपिसेंटर होता है और जो फोकस होता है उसका मतलब समझ में आ गया कि जहाँ से शुरुआत होती है उसको फोकस बोलते हैं, जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होती हैं। और अर्थ सरफेस पर जहाँ पर फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। जो एपिसेंटर होते हैं उससे जाने वाली जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम वेव बोलते हैं, धाराएं बोलते हैं। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो एपिसेंटर होता है उसके पास में ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं अर्थ को एक सेंटर से, वैसे वैसे नुकसान भी कम होना शुरू हो जाता है। अर्थक्वेक को क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर को अगर देख लिया जाए तो उससे थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन हो सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या यहाँ पर कोई ऐसा मूवमेंट होने वाला है। अच्छा, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं कि बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो जो लैंडस्केप होता है वो कंटिन्यूसली दो फोर्सेस पर काम करता है, एक वेदरिंग और दूसरा इरोजन यानी अपक्षय और अपर्दन। और अपक्षय क्या होता है यानी वेदरिंग क्या होती है, जो रॉक्स होती है उनका टूट जाना अर्थ सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। फिर इरोजन होता है उसका, यानी जो वेदरिंग करके जो ये जो टुकड़ों में टूट जाती है रॉक्स का जो अपक्षय हो जाता है, फिर उसका इरोजन होने लगता है यानी उसका अपर्दन होने लगता है। और बहुत सारे एजेंट हैं जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है, तो इनसे क्या होता है अपने साथ ये जाते हैं। जैसे पानी बह रहा है तो अपने साथ साथ क्या करेगा कि जो चट्टान का जो वेदरिंग हो गई है उसको अपने साथ इरोड करते हुए ले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, उसका इरोजन करते रहते हैं ये। और जो इरोडेड मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाता है वाटर, विंड, इन सब के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है कि जो प्रोसेस है, जैसे इरोजन है, अपर्दन किया, फिर उसका डिपोजिशन कर दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ सेडिमेंट्स हैं या कोई भी रॉक पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से कोई रिवर आ रही है, तो रिवर क्या करेगी, इसका अपर्दन करते हुए चलेगी यानी इसका इरोजन करते हुए चलेगी और अपने साथ बहाते हुए ले जाएगी इसको। यहाँ से कुछ जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको अपने साथ बहाती हुई ले जाएगी। और जैसे मान लीजिए ये सी है,
तो इसमें जा कर के यहाँ पर क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी, या फिर यहाँ से निकल रही तो अपने आसपास वाले एरिए पर डिपॉजिट करती हुई चलेगी। तो ये जो डिपॉजिशन है जो होता रहता है, उस डिपॉजिशन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म्स हैं उनका निर्माण होता है, यानी वो बनते चले जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। वर्क ऑफ रिवर, जैसे कि पहला है वाटरफॉल, ठीक है। तो वाटरफॉल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रॉक है ये इस तरीके से, अब ये रॉक है तो यहाँ पर क्या, ये पूरी रॉक है इस तरीके से, लेकिन यहाँ से जब ये नदी इस तरीके से बहती है और बहुत तेज़ी से बहती है, नीचे की तरफ सीधे गिरती हुई आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब कटाव हो जाएगा, ये सब कट जाएगा और जो शेप रह जाएगी वो कुछ इस तरीके से रह जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से ये नदी गिरेगी, तो ये जो पानी गिरेगा ऊपर से, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे। दूसरा है कि फिर उसके बाद क्या होगा, मेंडर्स। मेंडर्स क्या होता है, जैसे कोई भी नदी इस तरीके से इस तरीके से जा रही है, तो ये जो जो मोड़ जैसे हैं, इनको हम बोलते हैं मेंडर्स। जो टर्न लेती है, जो ट्विस्ट लेती है, इसको क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं। आफ्टर दैट आता है ऑक्सबो लेक। तो जब ये जो रिवर है वो इस तरीके से बहती हुई जाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे इधर पानी छूट गया, इधर पानी छूट गया, तो ये जो बचा हुआ जो कट लग जाते हैं मेंडर्स में, यानी यहीं से कोई कट रह गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ड्यूरिंग फ्लडिंग द रिवर डिपॉजिट्स लेयर द फाइनल सॉयल एंड द अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। होता क्या है कि जैसे रिवर जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पर जो इसका किनारा है, यहाँ पर क्या होगा, सेडिमेंट्स का जमाव करती हुई जाएगी ये, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो नदी तट बोलेंगे, यानी रिवर बैंक बोलेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ इस तरीके से जो जमाव होता हुआ चला जाता है, जैसे नदी है तो अपने साथ बालू जमा करती चली जाती है, या फिर जो मटेरियल वो अपने साथ लेकर के बहा करके ला रही होती, तो उसका जमाव करती हुई जाती है यहाँ पर। तो ये जो मैदान बन जाता है इसके आसपास वाला, इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी बहुत दूर तक चला जाता है, तो जितने एरिया में जाता है उसको हम बाढ़ का मैदान कह सकते हैं। उसके बाद है कि जो लीव्स हैं, यानी कि जो रिवर बैंक है उसी के जो पास में बालू का जमाव हो जाता है, उसी को लीव्स बोलते हैं। एंड एज द रिवर अप्रोचेस सी, और जब क्या होता है, रिवर सी के पास बिल्कुल पहुंचने वाली होती है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा टूट जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है, और कई स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूटीज़ जिनको बोलते हैं, अलग अलग बट जाती है। जैसे रिवर जा रही है तो अलग इस तरीके से बट जाएगी अलग अलग। एंड द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट बिगेंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो इतना ज़्यादा वो धीमे बहने लगती है कि जो भी डिपॉजिट्स को अपने साथ लेकर के चलती है, उसको मतलब अपने साथ आगे बढ़ा करके ले जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जो सारी डिस्ट्रीब्यूटीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी जो बन जाती हैं इसकी, उनका जो फ्लोइंग वाटर होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और इस तरीके से क्या होता है, सेडिमेंट्स का जमाव होने लगता है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि ये रिवर बह करके जा रही है और यहाँ पर आकर के बिल्कुल समुद्र में गिरना है, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाएगी वो। और यहाँ पर क्या होता है कि उसके लिए पानी को ले जाना या सेडिमेंट को वहाँ तक ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर जो बिल्कुल सी में गिरने वाली जगह होती है, वहाँ पर इस तरीके से माउथ पर जो देखने को मिलता है, तो डिपोजिशन जो हो जाता है सेडिमेंट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डेल्टा। आगे आपका वर्क ऑफ सी वेव्स, इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।